हाँ सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम वरिंगा राम, हमारा बाड़ी जालोर जिले से हूँ मैं, राजस्थान। अच्छा सर, अभी आगे कहाँ तक जा रहे हैं आप? आगे हम जा रहे हैं, नेपाल में जा रहे हैं, लुम्बिनी। अच्छा, कोई विशेष कार्यक्रम? विशेष कार्यक्रम ये है कि हमारा वहाँ कैडर कैंप है 23 तारीख से 27 तारीख तक जी। और उस कैडर कैंप के लिए हम जा रहे हैं। क्या उस कैडर कैंप का कोई स्पेशल विशेष कोई विजन क्या है, क्या क्या किस संबंध में है कैडर कैंप और कौन ले रहा है और इसका विजन क्या है, इसका भविष्य क्या है? कैडर कैंप का मतलब जो विजन है, ये मुख्य इसका जो लक्ष्य है या उद्देश्य जो है वो हमारे जो भारत के अंदर जो रहने वाले लोग, हम 85% मूल निवासी जो लोग हैं, नागवंशी लोग हैं, उनकी आज़ादी अभी अधूरी है। जो तथाकथित आज़ादी हुई थी 1947 में, वो तथाकथित आज़ादी थी और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बाम से भी एक संगठन है जो कि सन 1978-79 में इसकी स्थापना हुई थी, जो डी.के. खापरेडे साहब, दीना भाना जी और कांसीराम जी ने की थी। उस संगठन के तहत इस समय जो ये कैडर लिया जा रहा है, ये कैडर हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम जी है, वो कैडर ले रहे हैं। और ये कैडर हमारा हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में होता है, हिल स्टेशन पे होता है, लेकिन अब की बार ये जून में नहीं होकर के सितंबर में रखा गया है, क्योंकि पीछे 2024 के इलेक्शन थे, तो इलेक्शनों की वजह से ये तारीख आगे बढ़ गई और ये सितंबर में रखा गया है। तो पवन मेश्राम जी ले रहे हैं कैडर कैंप और उस कैडर के अंतर्गत सर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सर, मैं मोटी मोटी बात पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि इस कैडर कैंप के लिए स्पेशल विदेश की धरती को ही क्यों चुना गया, और वो भी कैडर कैंप तो भारत में भी मतलब लिया जा सकता था, फिर स्पेशली नेपाल का लुम्बिनी को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? इसमें मुख्य उद्देश्य तो ये है कि एक तो लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है, एक तो पहली बात तो ये है। और गौतम बुद्ध ने जो बुद्ध धम्म कहना चाहिए, धर्म नहीं कह करके बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध धम्म के वो संस्थापक थे और ऑल वर्ल्ड में इसका जो बोलबाला है, तो ये महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात ये है, इस वजह से लुम्बिनी को चुना गया। दूसरा कारण ये है कि नेपाल एक ऐसा देश है जो उसको हिंदू राष्ट्र मतलब है, जो मानते हैं, कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू वैसे कोई धर्म है नहीं, तो हिंदू राष्ट्र है, इस तरह से वो हम वहाँ जाएंगे तो उस नेपाल में भी हमारे मूल निवासी लोग जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी नेपाल में रहते हैं, तो उनको भी ये संदेश जाए कि हमारे जो मूल निवासी भाई बंधु हैं जो भारत में हैं, 85 से 90% के बीच में जो लोग हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनकी आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, किस तरह से लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है, इस तरह की जो बातें हैं, वो बातें मतलब जो है वहाँ बताई जाएगी, तो एक संदेश जाएगा कि हमारा ये जो संगठन है, ये केवल मात्र भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और उसके अंतर्गत इस नेपाल को चुना गया है कि भाई वहाँ जाकर के मतलब इस कैडर कैंप को लिया जाए और दुनिया में ये संदेश पहुँचाया जाए कि एक मतलब जो है विदेश में या नेपाल देश में जाकर के भी हमारे लोगों को जागरूक किया जा सकता है और वहाँ तक भी ये लोग पहुँच जाते हैं, ऐसा एक ये संदेश इससे जाता है।
सर मैं बहुत शॉर्ट में पूछना चाहूँगा और उसका जवाब भी आप शॉर्ट में दीजिएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये आप ये जो इस तरीके के प्रशिक्षण कैंप है कितने समय से अटेंड कर रहे हैं और कितने किए हैं, और ये इसके अधिवेशन भी होते रहते हैं देश भर में, तो उस अधिवेशनों में आप लंबे समय से निश्चित रूप से जाते होंगे, क्योंकि लगता है कि आप बहुत ही पुराना कार्य करता है, तो क्या उससे कोई समाज में परिवर्तन हुआ है? ये जो कैडर कैंप है, ये कैडर कैंप 39 से 40 कैडर कैंप तक मतलब ये हुए हैं। हर साल ये मतलब गर्मी ऋतु में होता है, और राष्ट्रीय अधिवेशन जो होता है वो 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है। अब 41वां राष्ट्रीय वो अधिवेशन ठीक है सर, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इससे कोई परिवर्तन हुआ है क्या? इससे बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इससे महत्वपूर्ण मुख्य जो मतलब जो परिवर्तन हुआ है, हमारे भारत देश के अंदर जो हम मूल निवासी लोग जो हैं 80 से 90% लोग हैं, उनकी आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मतलब उसमें मुख्य बिंदु जो है, जैसे मतलब मूल निवासियों की मतलब जैसे ओबीसी की जनगणना है। ये एक भारत के अंदर आज दिन तक मतलब सन 1932 में अंग्रेज़ों ने जो मतलब जनगणना की थी, तो वो जनगणना मतलब है मुद्दा उठाया, वो मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन गया। ईवीएम जो है, ईवीएम में जो गड़बड़ होती है, ईवीएम से जो वोटिंग जो होती है भारत में होती है, वो एक फ्रॉड है ईवीएम। और ईवीएम का मुद्दा ही बाम सेफ ने उठाया था, तो वो बाम सेफ ने मतलब उठाया था, वो अभी राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ये सर जो आप बात कर रहे हैं, ये सारी ये ये संवैधानिक बात है, और संविधान के जरिए ही इन बातों का समाधान संभव है। मैं जो कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय से ये बाम सेफ फील्ड में काम कर रहा है, उसके बावजूद भी एक जाति दूसरी जाति के अंदर रोटी बेटी का उनका व्यवहार स्थापित नहीं हो सका। तो जब तक उनके साथ में एक जैसे SC शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, एक जाति दूसरी जाति के साथ में कोई भी उनका ज़्यादा वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये जातियाँ ख़त्म होकर के एक SC शेड्यूल कास्ट नाम का जो ये वर्ग है, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वैधानिक उसका मतलब संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, तो उस तरीके से क्या ये हमारा जो SC ST का जो समाज है, ये एक जातियों के जो गर्व को तोड़ करके उसको ख़त्म करके वो एक मतलब जाति चेतना को ख़त्म करके एक समाज का निर्माण कर पाएगा क्या? इसके बारे में आप बहुत कम शब्दों में आप बताओ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना तो सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो तब तक आप न तो राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं किसी तरीके का व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि भारत में जो ब्राह्मणी व्यवस्था जो प्रस्तावित हो चुकी है, तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने भारत के अंदर 6743 जातियों के टुकड़े किए, और उस 6743 टुकड़ों के मैं आपको तहे दिल से और पक्का विश्वास के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि हमने इस संगठन के माध्यम से हमने 4000 तक जातियाँ जोड़ दी। वो तो सर ठीक है, आपने 4000 जातियाँ जोड़ी, वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी तक रोटी बेटी का व्यवहार स्थापित नहीं हुआ। एक मंच पे आना शुरू हुआ है। ये मैं जो आप मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो हमारे लोग हैं ना जी, ये जो एक तो जातियों का उनको गर्व है जी, नंबर दूसरा है जी कि वो कब एक साथ में आकर के अपनी जो है ना सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन किए बगैर हम लोग और कोई व्यवस्था में मतलब सांस्कृतिक व्यवस्था या कोई भी किसी तरीके की कोई व्यवस्था हम नहीं बदल सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और उसके लिए जो हम लोगों ने या जो आप लोगों ने जो संगठन ने जो काम किए हैं जी, उसका कहाँ तक आपको लगता है कि उसको आपको इतना बहुत ज़्यादा परिणाम मिला है? और दूसरी बात है कि जो आपका जो विरोधी मतलब है इस जो आप बाम सेफ की विचारधारा में विश्वास नहीं करता, संविधान में विश्वास नहीं करता, गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करता है, वो समाज और वो वर्ग कहता है कि ये जो बाम सेफ है जो PFI से पैसा लाता है और जो दुश्मन देशों से उनके पास में फंड आता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं ये आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कोई दुश्मनों से पैसे नहीं लिए जाते। हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, जो नागवंशी लोग हम जो 90% हैं, वो लोग ही इस संगठन को हम पैसा देते हैं।
और उन लोगों के द्वारा ही ये चलाया हुआ मतलब संगठन है, स्वाभिमानी है, आत्मविश्वासी है और अपना स्वयं का ही संगठन है। इसलिए किसी भी तरह से कोई दूसरे देशों से या वो नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे जो मूल निवासी हैं अगर दूसरे देशों में जाकर के अगर कहीं काम करते हैं सर, एक आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था। जी। अब कोई मतलब ब्राह्मण बिना बुलाए क्या आपके घर में आ रहा है, जो कि आपके अंदर घर में ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित हो रही है। आखिर में कहीं ना कहीं उस ब्राह्मणी व्यवस्था को फॉलो करने वाला तो हमारा समाज है ही है और हमारे लोग हैं, हमारी जातियाँ हैं। तो वो जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक हम लोग फालतू में दूसरों को गालियाँ कब तक देते रहेंगे। ये आप कह रहे हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये ब्राह्मण हैं, ये डीएनए के तौर से या डीएनए के हिसाब से ये विदेशी है। ये आज से 5000 साल पहले यहाँ मतलब आया और उसने मतलब जो अपनी यहाँ व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो हमारे मूल निवासियों को जो भारत पहले जो था उसमें मौर्य वंशीय जो वो अशोक महान जो हमारे शासक हुआ करते थे मूल निवासी, उस जमाने में जो बातें और व्यवस्थाएं जो थी उस व्यवस्था को इन ब्राह्मणों ने मतलब है जो एकदम मतलब है अपने हिसाब से ब्राह्मणी व्यवस्था में कन्वर्ट करके और हमारे मूल निवासियों को एकदम मतलब है जो मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। उस मानसिक रूप से गुलामी बनाए हुए लोगों को हमारे जो ये लोग हैं या जब वामसिक जो संगठन है इसके ऑफसेट विंग्स जो है हमने मतलब कम से कम 90 इसके ऑफसेट विंग्स बढ़ा दिए हैं। 90 विंग हैं, जैसे विद्यार्थी मोर्चा है, जैसे मतलब जो है भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति मोर्चा है। इस तरह से मतलब जैसी 90 प्रकार के जो ऑफसेट विंग्स बनाए हैं। तो ये सभी विंग्स मतलब जो मिलजुल करके ये एक उद्देश्य के लिए ही काम कर रहे हैं कि हमारे को मतलब हम जो मतलब है जो इनके इस गुलामी से मतलब है जो छुटकारा पाएँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से छुटकारा पाया जाए। हम मतलब एक महान आंदोलन करना चाहते हैं। तो इससे जो कम से कम 50 साल से मतलब जो यहाँ जो वामन इस्लाम जी जो काम कर रहे हैं, इससे भारत के अंदर इतनी जागृति आ गई जो आज की तारीख में एक RSS जो जिसको कहते हैं, जिसके प्रायोजित मतलब जो है ये BJP है, उसको मात देने वाला, उसको टक्कर देने वाला केवल मात्र एक वामसेव संगठन ही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके तहत हम 2030 तक हम हमारी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं। बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा बेबाकी से इंटरव्यू दिया। ये आपका जो है इंटरव्यू बहुत ही जल्दी हमारा इंडिजिनस इंडिया मतलब चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और आपको इस चैनल को ज़रूर यानी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और थैंक यू। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद साहब।